हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशरी पॉइंट और पार्ट ऑफ क्लैट पॉइंट। सो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। प्री में क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, मेंस कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू में की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूपी जुडिशरी सिलेबस 2024, प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो यूपी जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले प्री का पेपर होता है, फिर मेंस का पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री में क्या रहता है कि आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे और उसके नीचे 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसमें से एक आंसर जो कि सही है वो टिक करना रहेगा। मेंस में क्या रहेगा कि आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे और आपको आंसर उसका लिखना है। और इंटरव्यू में क्या होगा, पर्सनल इंटरेक्शन होगा, फेस टू फेस बैठ के आमने सामने बैठ के आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे बोर्ड वाले और आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। सो प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों पेपर होते हैं यूपी जुडिशरी में। अब आइए देखते हैं प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने पेपर होते हैं। तो प्रीलिम्स में सबसे पहला जो पेपर होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, जो कि 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो जीके पेपर में क्या होता है, एक नंबर में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और जो लॉ का पेपर होता है उसमें भी 150 क्वेश्चन ही होते हैं, बट एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। इसीलिए जो लॉ का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है और जो जीके का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। तो कोशिश ये करिए कि आप लोग जो लॉ के पेपर में आपको कितना स्कोर करना है, मान लीजिए 210, 225, इतना तो आप लॉ के पेपर में स्कोर कर ही लीजिए टू बी एट सेफर साइड। और जीके के पेपर में 80, 85, 90 तक आपको स्कोर करेंगे तो आप सेफर साइड में होंगे। ठीक है। लॉ का पेपर जो होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, इजी रहता है। सेक्शंस पूछते हैं, केस लॉस पूछते हैं, एग्जाम्पल्स पूछते हैं, इलस्ट्रेशन पूछते हैं, तो उतना हार्ड नहीं रहता है, इजी होता है। बट जीके का पेपर थोड़ा लेवल हाई रहता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो जीके का जो पेपर है उसका लेवल हाई रहता है और लॉ का पेपर जो होता है वो इजी रहता है, नॉर्मल रहता है। ये नहीं बहुत टफ पेपर बना देंगे कि बच्चे कर ही ना पाए। अब आइए देखते हैं जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आप पढ़ के जाएं कि ताकि आपका जीके का पेपर बढ़िया हो सके। तो सबसे पहले इसका जो ड्यूरेशन होता है वो देखते हैं। तो 2 घंटे का पेपर होता है, 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज एंड इम्पॉर्टेंट, कि अभी देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, ये सब जो करंट इश्यूज हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएगा कि रिवर कहाँ कहाँ है, ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ है, पहाड़ से रिलेटेड, और स्पीशीज, क्रॉप्स, ये सारी चीजें पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक से क्वेश्चन आएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब साइंस में आपको थोड़ी बहुत बायो भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, जो बेसिकली बच्चे जो 10th क्लास तक पढ़े रहते हैं वही साइंस के पेपर में उतना ही आता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, ये सारे जो हैं वो जीके के सब्जेक्ट्स हैं। अब आइए हम लोग लॉ में देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स लॉ में आते हैं। तो जो इसका मार्क्स है वो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। जो इसका ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं, सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आर्टिकल पूछ लेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में केस लॉस पूछ लेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दैट इज टीपीए भी आता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको पहले हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे, अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो इस बार भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा। बीएनएस, जिसको पहले हम लोग आईपीसी के नाम से जानते थे, तो अब बीएनएस आएगा। बीएनएस में और बीएसए में क्या क्या आएगा, सेक्शंस आएंगे आपके, चैप्टर्स, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चैप्टर्स किस किस चैप्टर में क्या क्या प्रोविजंस है। इलस्ट्रेशन आएगा, सीपीसी आएगी, सिविल प्रोसीजर कोड आएगा, बीएनएसएस, जिसको पहले हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नाम से जानते थे, वो आएगा, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा। तो लॉ के पेपर में आपको कुछ चीज़ें जो ध्यान में देनी है,
जो कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि आप बेयरट अच्छे से पढ़ के जाइए। स्पेशली जो इंडेक्स का पोर्शन है, सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो आप पढ़ लीजिए, चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लीजिए आप, और इसके सेक्शंस, केस लॉज आपको अच्छे से याद करने हैं कि ये केस लॉ किस सेक्शन से रेलिवेंट है, ठीक है। और फिर प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर पाएंगे। और एमसीक्यू का मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, आप जितना कोशिश करें आप अपना मैक्सिमम एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको करके जाना है। इससे क्या होगा कि हर पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उसका आपको आइडिया लगेगा। सो प्री के लिए जो मेन टिप्स एंड ट्रिक्स है कि बेयरराइट का इंडेक्स पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, सेक्शंस एंड चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, केस लॉज आपको अच्छे से पढ़ना है और 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं। और इसके अलावा मैक्सिमम एमसीक्यू आप जितना सॉल्व कर पाए हर सब्जेक्ट का आपको वो सॉल्व करना है। अब चलिए आते हैं मेंस में। मेंस का क्या सिलेबस है? सो मेंस सिलेबस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें क्या होता है, 5 पेपर्स होते हैं, ठीक है। 3 पेपर ऑफ लॉ, मतलब 3 पेपर जो होता है वो लॉ का होता है, एक जनरल नॉलेज का होता है, बाकी जो पेपर होता है वो लैंग्वेज का होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जनरल नॉलेज में मेंस में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो पेपर होता है दैट इज पेपर फर्स्ट, वो जनरल नॉलेज का होता है। इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है और उसके मार्क्स जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा लेवल जो होता है वो ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, आपको वेरियस पोर्शन से आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें आंसर आपको लिखना है। प्री में क्या रहता है कि 4 ऑप्शंस रहते हैं, इंसान थोड़ा बहुत तुक्का भी मार देगा तो काम बन जाता है, बट मेंस में आपको आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, आंसर लिखने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए और इसमें एक टाइम लिमिट भी होता है कि नहीं, हाँ एक क्वेश्चन को आपको इतना ही टाइम देना है, तो उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहला जो उसमें आता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से क्वेश्चन पूछते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछते हैं, इंडियन पॉलिटी से पूछते हैं, करंट नेशनल इशू से क्वेश्चन पूछते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स से, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस से क्वेश्चन पूछते हैं, टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलिवेंस टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स एंड ऑफेंसेस ऑन वुमेन्स एंड चिल्ड्रन से क्वेश्चन पूछते हैं। और जो क्वेश्चन पूछते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से क्वेश्चन पूछते हैं, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 जिसको पॉक्सो के नाम से हम लोग जानते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड स्पेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जीके को पेपर को आप लाइटली मत लीजिएगा। आपको अगर मेंस में अच्छे मार्क्स पाने हैं तो हर पेपर को आपको इक्वली फोकस करना है। किसी पेपर को ये नहीं कि किसी पेपर को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर दिया और दूसरा पेपर आपका गड़बड़ा गया, तो इससे आपके मेरिट में, इससे आपके ओवरऑल मार्क्स में फर्क पड़ेगा। इसीलिए सारे पेपर्स को आपको अच्छे से और इक्वली मेहनत करके इक्वली स्टैंडर्ड में पढ़ना है ताकि आप लगभग सारे पेपर में इक्वली मार्क्स गेन कर पाइए। अब आते हैं जो लैंग्वेज का पेपर, दैट इज पेपर सेकेंड। इसमें क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर आता है, ठीक है। ऐसे आता है 50 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग आता है 30 मार्क्स का, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश दैट इज ऑफ 20 मार्क्स, ऐसे टू बी रिटन इन हिंदी ये 50 मार्क्स का है, हिंदी प्रेसी राइटिंग 30 मार्क्स का आता है और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ये भी 20 मार्क्स का होता है। तो आपको जो लैंग्वेज का पेपर है इसको भी आपको डेली एक प्रैक्टिस करना है, ट्रांसलेशन करना है, एस्से लिखना है, प्रेसी राइटिंग, इसको भी आपको, ये पेपर को भी आपको हल्के में नहीं लेना है कि नहीं ये तो हो जाएगा, नहीं, इतना हलवा पेपर नहीं होता है, इतना आसान पेपर नहीं होता है, ठीक है। आपको इसको भी, लैंग्वेज के पेपर को भी डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको 1 घंटा समय तो लैंग्वेज के लिए भी देना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट पेपर। अब देखिए जो लॉ पेपर्स होता है उसमें सब्सटेंटिव पेपर आता है, सब्सटेंटिव लॉ का पहला पेपर होता है, दूसरा प्रोसीजरल लॉ का पेपर होता है और तीसरा लोकल लॉज के पेपर होते हैं।
तो जो पेपर थर्ड होता है वो सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है, ठीक है, ये सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है। अब इसकी ड्यूरेशन भी 3 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का पेपर होता है, बट इस पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग हैं, है लॉ के ही, बट सब्सटेंटिव लॉ के सब्जेक्ट अलग हैं, प्रोसीजरल लॉ के सब्जेक्ट अलग हैं और लोकल लॉज के सब्जेक्ट अलग हैं, ठीक है। तो सब्सटेंटिव लॉ में क्या आता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, लॉ ऑफ पार्टनरशिप आता है, लॉ कंसर्निंग ईजमेंट एंड टॉर्ट्स आता है, लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्पेसिफिकली एप्लीकेबल देयरटू, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्सटेंटिव लॉ के हैं। सारे सब्जेक्ट्स आपको इक्वली पढ़ना है, ठीक है। कुछ मेंस के क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करना है, इसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनके आंसर कैसे लिखने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखने हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखने हैं। तो ये सारी चीजें आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पेपर देखते हैं, दैट इज प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ में सारे जितने भी लॉज हैं सब बहुत मेजर लॉज आते हैं, लॉज भी लेंदी हैं, उनको कवर करना भी ज़्यादा टाइम लेता है, बट आपको कवर तो करना पड़ेगा। इस पेपर को भी आपको इक्वली टाइम देना है, इवन इसको ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो लॉज पूछे जा रहे हैं वो भी बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं। तो प्रोसीजरल लॉ का भी टाइम वही 3 घंटे का होता है और इसके जो मार्क्स है 200 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस के नाम से जानते थे, अब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। फिर क्या पूछा जाता है, BNSS दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अब वो BNSS हो गया, तो इस बार BNSS पूछा जाएगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC में ऑर्डर्स और रूल्स आपको दोनों पढ़ना है, आपको छांटना पड़ेगा। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से आइडिया ले लीजिए किस किस पोर्शन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको छांट लीजिएगा, ठीक है। वो चीज़ें आपको छांटनी पड़ेगी क्योंकि सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ना प्री में सारी चीज़ें पढ़नी है ना मेंस में सारी चीज़ें पढ़नी है। आप जब क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस पोर्शन से, किस प्रोविजन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम तो आपको छांटना है कि नहीं, हाँ ये रूल्स ज़्यादा आते हैं, इस ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं और इस रूल्स और इस ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। CPC में आपको पढ़ना दोनों है, लेकिन वो है कि अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो आप अच्छे से उसको अलग कर पाओगे। और प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग दैट इज प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग भी आपको लिखना पड़ेगा, इससे भी रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी प्रैक्टिस करना है। चलिए अब आ जाइए जो लास्ट पेपर है, दैट इज पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और ये समझ लीजिए ये बोनस मार्किंग वाला पेपर है। ये पेपर जो बच्चा कवर कर ले जाता है उसके मार्क्स अच्छे आने तय रहते हैं, क्योंकि जो इसमें बहुत छोटे छोटे से एक्ट है जैसे उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग एक्ट, ये बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो ये गलती आप ना करिए, ठीक है। आपको ये सारे, भले आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के जाइए लेकिन सारे पढ़ के जाइए, छोड़िएगा एक भी मत। तो इसमें क्या क्या आते हैं, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड एक्ट 2006, ठीक है। BNS आता है जिसको हम लोग IPC के नाम से जानते हैं। BNS जो आएगा वो मेजर पोर्शन में आएगा, सिर्फ 50 नंबर का BNS ही रहेगा, ठीक है। तो 50 नंबर का सिर्फ BNS ही रहेगा, तो BNS आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और बाकी जो 150 मार्क्स बचता है उसमें ये सारे पेपर्स रहेंगे। तो इसमें 150 मार्क्स में कौन कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916, उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग एक्ट 1953, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 एंड रूल्स फ्रेम अंडर द एक्ट मेंशन अर्लियर। तो ये सारी चीजें आपका पेपर थर्ड दैट इज लोकल लॉज में पूछा जाएगा। तो इसमें भले आपको दिख रहा है ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इजी है, आपको दिखने में ज्यादा लग रहा है कि नहीं अरे ये भी पूछेगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, नहीं सारे इजी हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, छाटिए कि हाँ इस पोर्शन से आता है, इस पोर्शन से नहीं आता है। ऑल्टरनेट, जैसे कि एक क्वेश्चन जो पिछली बार आया है वो इस बार नहीं आएगा, तो उसको आपको छोड़ के बाकी सारी चीजें पढ़नी है। तो ऐसे आपको स्ट्रेटजी बना के पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग कि मेन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 साल के क्वेश्चन उठाने हैं। 10 साल के क्वेश्चन उठा के आपको छांटना है
जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये मेंस में आएगा, ये प्री में आएगा। ठीक है, चार्ट लिया आपने, फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन फ्रेम द आंसर। जैसे मान लीजिए रॉबरी और डकैती में, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए रॉबरी एंड डकैती का आंसर आया, क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आया है, तो ऑब्वियस ही बात है रॉबरी 5 नंबर का पूछेगा और डकैती 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप 4 पेज का रॉबरी लिख दे रहे हैं, 1 पेज का ही सिर्फ डकैती लिख दे रहे हैं, तो ये अनफेयर है, इस क्वेश्चन को लेकर अनफेयर है, क्योंकि आपको 2 पेज की रॉबरी लिखनी है, 2 पेज की डकैती लिखनी है। तो इसलिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि आखिरकार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कितने मार्क्स का है, उस हिसाब से आप उनको डिवाइड करें कि इस पेज में हमको ये लिखना है, इतने पेज में हमको ये लिखना है। ठीक है, और डेली आंसर राइटिंग, मतलब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपको डेली आंसर लिखना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मेंस में जाके अच्छे से लिख पाएंगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि वहां पे दिमाग में कुछ चीजें सडन याद नहीं आती है। आप अगर पहले से प्रैक्टिस किए हैं तभी आपको लास्ट मोमेंट पे चीजें एकदम बाहर निकल के आएगी, एकदम चीजें आपको याद रहेगी, ताकि आप वो चीज पेपर में लिख पाए। नहीं तो लास्ट मोमेंट में सब हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो आपको अपनी आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस करना है। कौन सी हेडिंग पहले पड़ेगी, फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक रहेगा, आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, क्योंकि मेंस का आंसर राइटिंग का भी फॉर्मेट होता है कि पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर सेक्शन रहेगा, फिर उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स रहेंगे, इलस्ट्रेशन रहेगा, केस लॉज रहेगा, फिर कंक्लूजन रहेगा। सो एक पैटर्न होता है, तो उसी पैटर्न में आपको आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करना है। सो डेली प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। ठीक है, सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे मेंस के लिए। अब आते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू क्या होता है, वो लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो देखिए इंटरव्यू किस लिए होता है। ठीक है, सो इंटरव्यू इसलिए होता है ताकि वो आपके इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज को जज कर सके, बैलेंस ऑफ जजमेंट, लॉ की नॉलेज ऑफ लॉ, एबिलिटी फॉर सोशल कंप्रेंशन एंड मॉरल इंटीग्रिटी, तो ये सारी चीजें वो जज कर सके, इसलिए आपका इंटरव्यू होता है। कैरेक्टर, पर्सनालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लीडरशिप क्वालिटी, तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपका जो लास्ट स्टेज है दैट इज इंटरव्यू, वो रखा गया है। तो इसका सीधा सा ये है कि आप काम रहें। ठीक है, जो भी चीजें आपसे पूछी जा रही है, आपको आपका कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये मत डरिएगा कि नहीं हम इंग्लिश में आंसर दे कि हिंदी में आंसर दे। आपको आंसर देना है और आप जिस भाषा में कंफर्टेबल है आपको उसी भाषा में आंसर देना है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि नहीं हम हिंदी में आंसर देंगे मेरे कम मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में आंसर देंगे कम मार्क्स आएंगे, ज्यादा मार्क्स। नहीं, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में आंसर दीजिए। वहां जो बोर्ड बैठती है आपको चेक करने के लिए, वो लैंग्वेज नहीं देखती है, आपके लॉ की नॉलेज देखती है, पर्सनैलिटी देखती है, लीडरशिप क्वालिटी देखती है और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इंटरव्यू के लिए। अब आइए कौन कौन सा बुक्स रिफर करें जिससे, एक सेकेंड, हाँ, कौन कौन से बुक्स आपको रिफर करना है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, सो करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है, स्पीडी है, ये सारी चीजें एकदम अच्छी है। जनरल नॉलेज के लिए आरपी सुमन है, ठीक है, ल्यूसेंट भी है, अच्छी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी है। ठीक है, इंडियन पिनल कोड या फिर बीएनएस के लिए रतन लाल बढ़िया किताब है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आर के बांगिया अच्छी किताब है। लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए भी आर के बांगिया अच्छी किताब है। सीपीसी के लिए सी के टाकमानी इज अ बेस्ट बुक। सी के टाकमानी इज अ बेस्ट बुक, आप एक ही बुक पढ़िए, मोर देन सफिशियंट है उसमें। BNSS दैट इज CRPC के लिए केलकर पढ़ना है आपको, टाकमानी। हाँ, अभी देखिए चेंजेस हुआ है, BNSS के सेक्शंस चेंज हुए हैं, तो इस बार आपको क्या करना है, जब तक बुक ना अपडेट हो जाए तब तक आपको बेयर एक्ट में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो BNS और BNSS में आपको बुक तो पढ़ना है, प्रोविजन पढ़ना है, इलस्ट्रेशन पढ़ना है, केस लॉज पढ़ना है, बट सेक्शंस और अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको रतन लाल एंड धीरज लाल पढ़ना है, और आर्ट ऑफ प्लीडिंग एंड कन्विंस में नसीम सबीर चौधरी की आपको बुक पढ़नी। तो ये सारी बुक्स हैं जिसको आपको पढ़नी है, जिसको आपको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप पेपर अच्छे से दे पाए। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो।